Hello students, class 12th. Today we discuss ethers. To get more videos, subscribe my channel. Today we discuss ether. So what is ether? So ether, if valency of oxygen is valency of oxygen, both a valency of oxygen is connected with alicals, then this compound is called ether. ऐसे यौगिक जिनमें ऑक्सीजन की दोनों संयोजकताएं एलिकल से संयुक्त हो जाती हैं, उन यौगिकों को हम ईथर कहते हैं। और ये ऑक्सीजन है वो ईथरी ऑक्सीजन कहलाती है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि जल H2O, वाटर का फॉर्मूला होता है हमारा H2O। अगर हम एक H को रिप्लेस कर देते हैं O से, एलिकल समूह से, तब हमें मिलता है एल्कोहल मिलता है। अगर हम दोनों हाइड्रोजन परमाणुओं को एलिकल से प्रतिस्थापित कर देते हैं तब हमें मिलता है ईथर। इन्हें हम IUPAC में एल्कोक्सी एल्केन भी बोलते हैं। एल्कोक्सी एल्केन, इनका जनरल जो फॉर्मूला होता है CnH2n+1OH। CnH2n+1 CN+2H2n+1OH। एल्कोहल और ईथर दोनों का एक ही रहता है। तो एल्कोहल और ईथर, एल्कोहल एंड ईथर आर फंक्शनल आइसोमर होते हैं। तो ईथर के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो ईथर की उपयोगिता क्या है, हम ईथर क्यों पढ़ते हैं, क्यों ईथर के बारे में जानना चाहते हैं। तो ईथर हमें विलायक के रूप में यूज करते हैं, हमेशा घोलने के काम में आता है। कई अभिक्रियाओं को तुम लोग पढ़ चुके हो, जैसे वोल्टेज अभिक्रिया है। वोल्टेज अभिक्रिया में ईथर का प्रयोग किया जाता है। ग्रिगनार्ड अभिकर्मक में ईथर का प्रयोग किया जाता है। इसे क्लोरोफॉर्म के साथ मिलाकर निश्चितक के रूप में भी उपयोग किया जाता है और किया जाता था। लेकिन इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट थे, दुष्प्रभाव थे, इसके कारण इसका उपयोग निश्चितक के रूप में नहीं किया जाता अभी। इसे प्रशीतक के रूप में, रेफ्रिजरेंट सब्सटेंस के रूप में भी हम इसका उपयोग करते हैं। तो इस तरह से ये बहुत सारे इसके दैनिक जीवन में भी उपयोगिताएं हैं। तो इसके कारण हम इसका अध्ययन करेंगे। तो नाउ वी डिस्कस अबाउट द ईथर। तो ईथर के लिए, ईथरों को बनाने के लिए हम सबसे मुख्यतः एल्कोहल का उपयोग करते हैं। और एल्कोहल के लिए एल्कोहल का निर्जलीकरण कर दिया जाए, डिहाइड्रेशन कर दिया जाए, एलिमिनेशन रिएक्शन होती है। तो प्रोटिक एसिड द्वारा अगर हम इसका डिहाइड्रेशन करते हैं, तो प्रोटिक एसिड द्वारा डिहाइड्रेशन करने पर हमें एल्कीन मिलेंगे और दूसरा एल्कीन के अलावा ईथर प्राप्त होते हैं। जैसे एथेनॉल ले लिया, एथेनॉल CH3CH2OH। प्रोटिक एसिड एज H2SO4, H3PO4 से लिया जा सकता है। अगर हमने मान लो H2SO4 लिया है, टेम्परेचर 443 केल्विन, देन वी गेट एथीन। If temperature is 413, then we get C2H5OC2H5 डाइएथिल। बोर्ड में क्वेश्चन पूछा जाता है, एल्कोहल के निर्जलीकरण से प्राप्त होने वाले दो पदार्थों के नाम लिखिए। तो एक एथीन रहेगा, एथीन, और सेकंड डाई एथिल ईथर। तो एल्कोहलों के निर्जलीकरण से हम एल्कोहल
डाई एथिल ईथर बना सकते हैं एथिल अल्कोहल के निर्जलीकरण से, डिहाइड्रेशन से, एलिमिनेशन रिएक्शन होगी और एथीन बनता है हमारा। तो ये अभिक्रिया जो होती है इसकी मैकेनिज्म SN2 मैकेनिज्म होती है, SN2 मैकेनिज्म होती है। प्राइमरी अल्कोहल ये रिएक्शन देते हैं। इसमें दो प्रकार की अभिक्रियाएँ होंगी, दो प्रकार की अभिक्रियाएँ, एक विलोपन एलिमिनेशन होती है, दूसरी सब्स्टिट्यूशन होती है। तो ये टेम्परेचर पर डिपेंड करता है सब्स्टिट्यूशन, और दूसरा अल्कोहल की नेचर पर डिपेंड करता है हमारा अल्कोहल किस प्रकार का है, प्राइमरी अल्कोहल है, सेकेंडरी है या टर्शियरी है। तो सेकेंडरी अल्कोहल एंड टर्शियरी अल्कोहल डिहाइड्रेशन पर ईथन नहीं देते, डिहाइड्रेशन किया जाए तो नो ईथर, इससे ईथर नहीं बनेगा। और इनकी मैकेनिज्म होती है हमारी SN1 मैकेनिज्म होगी, और इससे हम ईथर प्राप्त नहीं कर सकते। अगर से द्वितीयक और तृतीयक अल्कोहल होता है तब ईथर प्राप्त नहीं होगा। तो इसलिए अगर हमें दूसरे ईथर बनाने हैं तो ईथर बनाने के लिए हम दूसरे मेथड का उपयोग करते हैं, वो होता है हमारा विलियमसन संश्लेषण, विलियमसन संश्लेषण बोलते हैं। सेकंड मेथड है हमारा विलियमसन संश्लेषण। विलियमसन सिंथेसिस। तो विलियमसन सिंथेसिस में हमारा रहेगा RX RON, ROX और RONA, NaX प्लस ROR, NaX प्लस ROR। R सिंपल ईथर भी हो सकता है, सिंपल ईथर बोलते हैं अगर दोनों एलिकेल हैं हमारे वो समान होते हैं तो सिंपल ईथर कहते हैं, अगर दोनों में भिन्न भिन्न होते हैं तो हम इन्हें मिश्रित ईथर बोलते हैं। तो इससे हमें सिंपल ईथर भी बन सकते हैं और मिश्रित ईथर भी बन सकते हैं इनसे। तो हम एलिकेल हैलाइड की अभिक्रिया सोडियम एल्कोक्साइड से कराएंगे। ये एल्कोक्साइड जो होते हैं, एल्कोक्साइड है, इनकी क्षारीय प्रकृति होती है, प्रबल क्षारीय प्रकृति होती है। और अभी RX एलिकेल हैलाइड और इनकी प्रकृति रहेगी हमारी क्षारीय प्रकृति होती है, एल्कोक्साइड है तो प्रबल क्षार रहते हैं इनकी, जैसे CH3 इक्वल टू बनता है हमारा CH3 CH2O CH3 प्लस NaBr भी। तो एथिल मैथिल ईथर हमने प्राप्त किया, इसमें एथिल मैथिल ईथर बना सकते हैं। दूसरा ये एलिकेल हैलाइड की प्रकृति पर भी निर्भर करता है कि हमें किस प्रकार का उत्पाद प्राप्त होता है। तो इस उत्पाद को प्राप्त करने के लिए ये अभिक्रिया भी इसमें रहेंगी SN2 प्रकार की अभिक्रियाएँ रहती हैं। यदि हमारा एलिकेल हैलाइड तृतीयक होता है, यदि हमारा एलिकेल हैलाइड है वो तृतीयक रहेगा, तब हमें विलोपन अभिक्रिया होगी, एलिमिनेशन, तब हमारे पास एल्कीन बनती है। और प्राथमिक होने पर प्राथमिक एलिकेल हैलाइड होता है तब हमें ईथर प्राप्त होता है। CH3 CH2
ON CH3Br इसका। अब इस स्थिति में हमें क्या प्राप्त होगा, ईथर प्राप्त होगा। CH3O NaBr अलग हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड CH3 प्लस NaBr। इसमें हमारा मेथिल ब्रोमाइड था और ये एल्कोक्साइड था, टर्शियरी एल्कोक्साइड था। अगर एल्किल हैलाइड हमारा प्राथमिक होता है, एल्किल हैलाइड RX है, वो अगर हमारा प्राइमरी होगा तो ईथर ही बनेगा। और सेकेंडरी और टर्शियरी में अगर हमारा ये तृतीयक एल्किल हैलाइड हो जाता है तब हमें ईथर बनेगा। उसमें एलिमिनेशन रिएक्शन ज़्यादा तीव्रता से होती है सब्स्टिट्यूशन के स्थान पर। अभी सब्स्टिट्यूशन होगा इसके स्थान पर, जैसे अभी तृतीयक एल्किल हैलाइड है, तृतीयक एल्किल हैलाइड। टर्शियरी एल्किल हैलाइड है। इसकी रिएक्शन अगर हम इससे करा देते हैं CH3ONA, अगर ये तृतीयक एल्किल हैलाइड होता है तब ये प्रतिस्थापन के स्थान पर इसमें विलोपन अभिक्रिया होगी, विहाइड्रोहेलोजनीकरण की रिएक्शन होती है। तो NaBr प्लस CH3OH H और Br इक्वल टू प्लस बनेगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 डबल बॉन्ड CH2, तब हमें एल्कीन बनती है। अगर ये टर्शियरी हैलाइड होता है, प्राथमिक एल्किल हैलाइड होता है तब हमारा ईथर बनता है, और टर्शियरी एल्किल हैलाइड होने पर हमें एल्कीन प्राप्त होगी। इस तरह से विलियमसन संश्लेषण में किसी एल्किल हैलाइड की क्रिया सोडियम एथॉक्साइड, एल्कोक्साइड, मेथॉक्साइड इनसे कराने पर हमें ईथर प्राप्त होता है। ये निर्भर करता है हमारा एल्किल हैलाइड की प्रकृति पर। अगर तृतीयक एल्किल हैलाइड होता है तब हमें एल्कीन प्राप्त होते हैं। यदि फिनॉल एल्किल यौगिक ले लें हम, एरोमेटिक, यदि हमारे पास एरोमेटिक यौगिक होता है, एरोमेटिक यौगिक जैसे फिनॉल C6H5OH, सोडियम फिनॉक्साइड बनेगा ONA RX से अगर हम इसकी रिएक्शन करा दें, OsP2 संकरित कार्बन से जुड़ा रहता है तो ONA और O और C बॉन्ड है, ये बॉन्ड स्ट्रॉन्ग रह जाता है, स्ट्रॉन्ग होता है क्योंकि इसमें डबल बॉन्ड का नेचर आ जाता है। तो Na रिप्लेस हो जाएगा, इक्वल टू बनेगा अब हमारा OR प्लस NaX। यदि हम जैसे अगर RX को हम ले लेते हैं CH3 जैसे Br तो हमारा बनेगा C6H5OCH3 एनीसॉल, एनीसॉल बन जाता है। एनीसॉल एरोमेटिक ईथर रहता है, एरोमेटिक ईथर रहेगा। इस तरह से हमारी अभिक्रियाएँ ये बनाने की विधियाँ हैं। तो जितने भी हमारे ईथर होते हैं, ईथर होते हैं वो सब रंगहीन हैं, वाष्पशील होते हैं। इनका जो वेपराइजेशन है वो जल्दी होता है, इसलिए ठंडे लगते हैं शरीर पर। हम इनका उपयोग पेट्रोल में मिलाकर ईंधन के रूप में भी करते हैं क्योंकि ये ज्वलनशील होते हैं। अब हम इनके आते हैं भौतिक गुणों के अलावा, ये हाइड्रोजन बॉन्ड, एल्कोहल में हाइड्रोजन बॉन्ड उपस्थित होता है क्योंकि ROH होता है। ईथर भी हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, लेकिन
O और C वाले बॉन्ड की ध्रुवता है कम रहती है, पोलैरिटी, इसलिए ये जल में बहुत कम विलेय रहते हैं और यह एल्कोहल जल में अधिक विलेय रहते हैं। अणुभार बढ़ने के साथ इनकी विलेयता घटती जाती है, क्योंकि एल्किल समूह का हाइड्रोफोबिक होता है तो इसका भाग बढ़ता जाएगा, तो ये इसकी जल में विलेयता घटती जाती है। समान अणुभार वाले एल्कोहल तथा ईथर में एल्कोहल की विलेयता अधिक रहती है। एल्कोहल की विलेयता अधिक होने का कारण हाइड्रोजन बंद होता है। तो क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि एल्कोहल ईथर की अपेक्षा जल में अधिक विलेय होते हैं, तो हमें इसका आंसर देना होगा, क्योंकि एल्कोहल में हाइड्रोजन बंद उपस्थित होता है, इसके कारण एल्कोहल जल में ईथर की अपेक्षा अधिक घुलनशील होते हैं। अणुभार बढ़ने के साथ इनकी जल में विलेयता क्यों घटती जाती है? क्योंकि अणुभार बढ़ने के साथ एल्किल समूह जो कि हाइड्रोफोबिक होता है, जल विरोधी होता है, इसका भाग बढ़ता जाता है, तो इसकी जल में विलेयता घटने लगती है। ईथर हाइड्रोजन बॉन्ड भी बनाता है। ईथर हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, ये डॉट डॉट होता है, ये हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। जब भी कोई H परमाणु O से, F से या N से जुड़ा होता है तब हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने की प्रवृत्ति होती है, इसके कारण ये जल में अल्प विलेय होते हैं। तो ईथरों की जल में अल्प विलेयता किसके कारण है? अल्प विलेय हाइड्रोजन बंध के कारण हाइड्रोजन बंध बनाता है, लेकिन एल्कोहल की अपेक्षा कम बनाता है। अब इसके कुछ रासायनिक गुणों की हम व्याख्या करते हैं कि रासायनिक गुण किस तरह से होते हैं। तो कोई भी ईथर जैसे CH3, CO जो आबंध होता है, इसकी ध्रुवता है वो कम रहती है, पोलैरिटी लेस रहती है, पोलैरिटी लेस कम रहती है। इसके कारण जितने सारे क्रियात्मक समूहों में, सभी फंक्शनल ग्रुप में ईथर की क्रियाशीलता है वो कम रहती है। ईथर सबसे कम क्रियाशील होते हैं, निष्क्रिय समूह है। ईथर निष्क्रिय समूह होता है, निष्क्रिय समूह के कारण जैसा होता है, क्योंकि ये सबसे कम क्रियाशील होते हैं ईथर। तो फिर यह हैलोजन अम्लों के साथ अभिक्रिया करते हैं और हैलोजन अम्लों के साथ इनकी अभिक्रिया HI हैलोजन अम्ल HX के साथ क्रिया करते हैं। तो सबसे तीव्र अभिक्रिया HI के साथ, तो उसके बाद HBr और सबसे कम HCl के साथ अभिक्रिया करते हैं। इनकी क्रियाशीलता का क्रम ये रहता है। तो कोई भी ईथर ROR HX से रिएक्शन करता है तो पहले स्टेप में ROH बनाएगा, दूसरा RX बनाता है। ROH पुनः HX से रिएक्शन करेगा, ROH प्लस HX विकल्प बनता है हमारा RX प्लस H2। तो इस तरह से ये एल्किल हैलाइड के दो अणु देते हैं। ईथर अगर एल्किल हैलोजन अम्लों से क्रिया करके एल्किल हैलाइड के दो अणु देते हैं। इनमें HI की क्रियाशीलता सबसे तीव्र होती है, क्योंकि I का आकार सबसे बड़ा रहता है, और उससे कम BR, HBr और सबसे कम HCl। ये भी अभिक्रिया उच्च ताप पर होती है, उच्च ताप पर क्रिया कराते हैं। तो इस तरह से दो पदों में ये अभिक्रियाएँ होती हैं। उनमें से तृतीयक एल्किल हैलाइड, जो छोटा एल्किल वाला भाग है, छोटा एल्किल भाग है वो एल्कोहल बनाएगा, और बड़ा एल्किल भाग, छोटा एल्किल भाग एल्किल हैलाइड बनाएगा। जैसे CH3 CH3 प्लस HI, तो इसमें हमें क्या प्राप्त होना है? CH3OH, ये बताएगा CH3OH। दूसरा पार्ट क्या बनेगा? CH3
I प्लस CH3OH। इसमें तृतीयक जो कार्बोनियम आयन है, टर्शियरी कार्बोनियम आयन C, ये अधिक स्थायी होता है, अधिक स्थायी होता है। तो कार्बोनियम आयन में मेथिल से ग्रेटर, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी, ये स्थायित्व का क्रम रहता है। तो सबसे अधिक स्थायित्व का क्रम रहता है, बढ़ने का क्रम, स्थायित्व। तो CO और OCH3, CO बॉन्ड है तो ये बॉन्ड टूटने, इसका अगर यहाँ से बॉन्ड टूटता है तो ये CH3 प्राप्त होगा, मेथिल। और ये बॉन्ड टूटने पर इसका तृतीयक कार्बन है, ये हमारा मेथिल था और ये तृतीयक कार्बोनियम आयन, मेथिल कार्बोनियम आयन और टर्शियरी कार्बोनियम आयन। तो टर्शियरी कार्बोनियम आयन का स्थायित्व अधिक है, इसलिए यह अधिक स्थायी रहेगा। यह आयोडीन से क्रिया करेगा क्योंकि इसका चार्ज अधिक होगा, और यह हाइड्रोजन से रिएक्शन करके एल्कोहल बनाएगा। तो इनके इस तरह से इनकी अभिक्रियाएँ होती हैं। तृतीयक एल्किल हैलाइड और हाइड्रोजन आयोडाइड हैलोजन अम्लों से क्रिया कराते हैं, तो इस तरह की हमारी अभिक्रियाएँ होंगी। अन्य अभिक्रियाओं में हम दे सकते हैं इसका फेनिल जो समूह होता है, फेनिल वाले यौगिकों में हमारा एरोमेटिक यौगिकों में इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन रहता है, इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन। इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में हमारा हेलोजिनेशन, नाइट्रेशन, ये प्रक्रियाएं रहती हैं। हाई इलेक्ट्रॉन स्नेही, क्योंकि OR समूह है वो हमारा ऑर्थो तथा पैरा निर्देशक रहता है। जैसा कि मैंने पिछले उसमें फिनॉल में बताया था, इसकी एरोमेटिक यौगिकों में जैसा फिनॉल की 5 अनुनादी संरचनाएं होती हैं, उसी प्रकार एनिसोल भी अनुनादी संरचनाएं बनाता है। इसमें C और O का बॉन्ड है वो द्विबंध जैसा रह जाता है, क्योंकि C इसमें sp2 संकरित रहता है। एनिसोल का हम एग्जाम्पल लेते हैं, OCH3। तो O पर इलेक्ट्रॉन युग्म उपस्थित है, इसलिए यहाँ पर रेजोनेंस अनुनाद होता है, रेजोनेंस के कारण क्या रहेगा इसका, OCH3 इलेक्ट्रॉन युग्म इधर आएगा तो ये इलेक्ट्रॉन युग्म इधर जाएगा। इस तरह से इनकी प्रक्रियाएं बनती जाती हैं। और ऑर्थो तथा पैरा स्थान पर, ऑर्थो तथा पैरा पर इलेक्ट्रॉन घनत्व अधिक हो जाता है, इलेक्ट्रॉन घनत्व अधिक होगा। इसलिए एनिसोल है वो ऑर्थो और पैरा व्युत्पन्न देता है, ऑर्थो और पैरा व्युत्पन्न देगा एनिसोल का भी सूत्र भी पूछ लिया था एग्जाम में कि एनिसोल का फॉर्मूला क्या है, तो हमारा C6H5OCH3। और ईथरों की कोई दो इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया दीजिए, इसका अर्थ रहेगा हमें हेलोजनीकरण, नाइट्रीकरण, फ्रीटल क्राफ्ट अभिक्रिया, इनको लिखा जा सकता है इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन घनत्व ऑर्थो और पैरा स्थितियों पर अधिक रहता है। तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस ये प्रक्रिया में भाग लेते हैं। हेलोजिनेशन में क्या रहेगा इनके लिए,
एनिसोल, OCH3। Br2 से रिएक्शन कराते हैं एथेनॉइक एसिड इन प्रेजेंस ऑफ एथेनोइक एसिड। इसमें FeBr3 उत्प्रेरक की अनुपस्थिति में भी ये रिएक्शन हो जाती है। हैलोजन वाहक की आवश्यकता नहीं रहती। ब्रोमीन को एथेनोइक एसिड में घुली हुई ब्रोमीन से रिएक्शन करा देंगे, तब हमारा कंपाउंड बनेगा OCH3Br प्लस OCH3Br। ऑर्थोब्रोमो एनिसोल और पैराब्रोमो एनिसोल। ऑर्थोब्रोमो एनिसोल ये प्रोडक्ट मेजर प्रोडक्ट है, मेजर, और ये प्रोडक्ट रहता है हमारा माइनर प्रोडक्ट। तो इसमें से कम मात्रा में ऑर्थोब्रोमो एनिसोल बनता है और अधिक मात्रा में पैराब्रोमो एनिसोल बनता है। यदि ये रिएक्शन हमारी नाइट्रेशन इसका करा दिया जाए, नाइट्रीकरण कराते हैं, तो एक कंसनट्रेट HNO3 तथा कंसनट्रेट H2SO4 की प्रेजेंस में कराते हैं। सेम प्रोडक्ट ऑर्थो तथा पैरा, ऑर्थो नाइट्रो एनिसोल तथा पैरा नाइट्रो एनिसोल बनेगा हमारा। पैरा नाइट्रो एनिसोल बनता है नाइट्रेशन में। तो इसमें मेजर प्रोडक्ट हमारा पैरा रहता है, क्योंकि इसमें सिमेट्री के कारण रहेगा इसके। अभी लास्ट स्टेज क्या था, अब हम लेते हैं फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। तो इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन में ही ये रहती हैं ये सारी अभिक्रियाएँ। तो फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया के एल्काइलीकरण, एल्काइलेशन और एसिलेशन। फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलीकरण कराया जाता है वो किसी भी ल्यूइस एसिड के प्रेजेंस में कराते हैं। ल्यूइस एसिड के प्रेजेंस में CH2 सॉल्यूशन में करा दिया जाता है, जैसे CH3 एनिसोल प्लस CH3Cl, निर्जल AlCl3, एनहाइड्रस इन CH2। तो हमारा CH3 ग्रुप ऑर्थो और दूसरा पैरा पर जुड़ता। तो 1 CH3 रहेगा 2-मेथॉक्सी-टोलुइन तथा एक तो बनेगा हमारा प्रोडक्ट 2-मेथॉक्सी-टोलुइन। और दूसरा बनता है 4-मेथॉक्सी-टोलुइन। टू मेथॉक्सी-टोलुइन और दूसरा 4-मेथॉक्सी-टोलुइन बनता है। एल्काइलेशन, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, दूसरा फ्रीडल क्राफ्ट एसिलेशन। एनिसोल OCH3, एसिटिल क्लोराइड CH3COCl। एसिलेशन की अभिक्रिया में निर्जल AlCl3, एनहाइड्रस AlCl3, एनहाइड्रस। मेजर माइनर प्रोडक्ट इसी तरह से बनते हैं। OCH3 COCH3 प्लस
OCH3 COCH3 एसीटोफिनॉल होता है, एसीटोफिनॉल से C6H5 COCH3 को हम एसीटोफिनॉल बोलते हैं। तो ये रहेगा 2-मेथॉक्सी एसीटोफिनॉल और ये रहेगा 4-मेथॉक्सी एसीटोफिनॉल। तो एसिलेशन में हमें 2-मेथॉक्सी एसीटोफिनॉल और दूसरा प्रोडक्ट बनेगा 4-मेथॉक्सी एसीटोफिनॉल। ये मुख्य उत्पाद हमारा होता है, मेजर मुख्य उत्पाद रहेगा हमारा। ये अधिक मात्रा में बनने वाला उत्पाद रहेगा हमारा 4-मेथॉक्सी एसीटोफिनॉल। इस तरह से हमने ईथर के बारे में ये सारा सब कुछ जाना। तो ईथरों को हम कैसे बना सकते हैं, एक बार पुनः मैं दोबारा से दोहरा देता हूँ। ईथरों को हम एल्कोहल, प्राथमिक एल्कोहलों के निर्जलीकरण से बना सकते हैं। यह ताप हमारा उच्च रहता है तो एल्कीन होता है, और कम ताप पर हमें ईथर प्राप्त होते हैं। तो प्राथमिक एल्कोहलों के निर्जलीकरण से 2 तरह के पदार्थ प्राप्त होंगे, एक एल्कीन, दूसरा ईथर। कम ताप पर ईथर प्राप्त होते हैं, अधिक ताप पर हमें एल्कीन प्राप्त होते हैं। इसलिए प्रोटिक अम्लों द्वारा होगा, H2SO4 या H3PO4 द्वारा होगा। दूसरा मेथड था हमारा विलियमसन संश्लेषण। विलियमसन संश्लेषण में हम किसी एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया किसी एल्कोक्साइड के साथ कराते हैं। तो एल्किल हैलाइड और एल्कोक्साइड की अभिक्रिया से हमें ईथर प्राप्त होते हैं। यह परिस्थिति, इसके उत्पाद है वो उस पर निर्भर करता है कि एल्किल हैलाइड हमारा किस प्रकार का है। अगर हमारा तृतीयक एल्किल हैलाइड है तो उसमें एलिमिनेशन रिएक्शन, विलोपन अभिक्रिया अधिक होगी और उसमें एल्कीन बन जाता है तृतीयक एल्किल हैलाइड में, जबकि प्राथमिक एल्किल हैलाइड में ईथर प्राप्त होंगे। दूसरा एरोमेटिक एल्किल हैलाइडों में, एरोमेटिक एल्किल हैलाइड में जैसे फिनॉल की रिएक्शन अगर NaOH से कराते हैं तो सोडियम फिनॉक्साइड बनता है। सोडियम फिनॉक्साइड की अभिक्रिया एल्किल हैलाइड से कराएंगे तो हमें ईथर प्राप्त होगा, एरोमेटिक ईथर बन जाता है। एरोमेटिक ईथर में बेंजीन का कार्बन, बेंजीन से जो बेंजीन में जो कार्बन है sp2 संकरित होता है, तो C और O बॉन्ड है उसमें डबल बॉन्ड का नेचर आ जाता है। C और O बॉन्ड है वो डबल बॉन्ड नेचर हो जाता है रेजोनेंस के कारण, अनुनाद के कारण। ये OR, इस बॉन्ड में हमारा CO जो बॉन्ड होता है ये डबल बॉन्ड नेचर का हो जाता है, इसलिए ये स्ट्रॉन्ग रहता है। और OR है वो वीक बॉन्ड रहता है, इसलिए R रिप्लेस हो जाता है। RONA से अगर हम RONA से रिएक्शन कराते हैं तो इसके लिए ये और हमें फिनॉल प्राप्त होगा, फिनॉल बनता है ऐसी रिएक्शनों में, ये फिनॉल देते हैं हमारी अभिक्रियाएँ। दूसरा इसमें इनके कुछ भौतिक गुण बताए थे। तो एल्किल ईथर जो होते हैं वो रंगहीन है, अत्यंत बाष्पशील होते हैं। जैसे डाई एथिल ईथर है 34.5 डिग्री सेल्सियस इसका वेपराइजेशन टेम्परेचर है और बॉइलिंग पॉइंट है 34.5, जबकि हमारी बॉडी का टेम्परेचर है वो 37 डिग्री सेल्सियस होता है। तो अगर हम इसे हाथ पर लगाते हैं तो ये हमें ठंडा महसूस होगा। ये जल में घुल जाता है क्योंकि थोड़ा ये हाइड्रोजन बंध बनाता है, लेकिन एल्कोहल की अपेक्षा कम विलेय है क्योंकि एल्कोहलों में ROH हाइड्रोजन बंध उपस्थित होता है OH बंध के कारण, इसलिए एल्कोहलों की विलेयता अधिक होती है, ईथर की विलेयता कम होती है। और अणुभार बढ़ने के साथ ईथरों की विलेयता और घट जाती है क्योंकि एल्किल समूह का भाग बढ़ता है तो वह हाइड्रोफोबिक होता है, जल विरोधी होता है, इसके कारण इनकी जल में विलेयता घट जाती है। इनके रासायनिक गुणों में CO बॉन्ड जिनमें टूटता है तो एक मुख्य हमारा गुण था कि हैलोजन अम्लों से क्रिया, तो HX से अभिक्रिया कराते हैं तो ये अभिक्रिया 2 पदों में होती है, ROR प्लस HX। तो ROH और HX बनता है, ROH एक बनेगा ROH, एक बनेगा RX। दूसरा वही ROH जो अभिक्रिया मैकेनिज्म बना था, ROH पुनः HX से रिएक्शन करता है और वो RX प्लस H2O बनाता है। इस तरह से किसी ईथर के हैलोजन अम्ल से क्रिया कराने पर एल्किल हैलाइड के 2 अणु हमें प्राप्त होते हैं। इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं में जैसे कि एनिसोल है तो हैलोजिनेशन होगा इसका, ईथर
जिसके लिए ब्रोमीन की एथेनोइक एसिड में घुली हुई ब्रोमीन से रिएक्शन करा देते हैं तो हमें FeBr3 की कैटलिस्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और नाइट्रेशन में कंसनट्रेट HNO3 और कंसनट्रेट H2SO4 की प्रेजेंस में कराते हैं तो ऑर्थो और पैरा नाइट्रो प्रोडक्ट बनते हैं। इनमें पैरा प्रोडक्ट है वो मुख्य रहता है। ईथर फ्रीडल एनिसोल फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया देता है। इसमें एल्काइलेशन एनहाइड्रस LCl3 की और CH2 की प्रेजेंस में CH3Cl से कराते हैं। 2-मेथॉक्सी टोलुइन और 4-मेथॉक्सी टोलुइन बनता है तो 4-मेथॉक्सी टोलुइन मेजर प्रोडक्ट होता है। एसिलेशन में एसीटिल क्लोराइड से रिएक्शन कराते हैं। एसीटिल क्लोराइड एसीटिल क्लोराइड से रिएक्शन कराते हैं तो हमारा मेजर प्रोडक्ट रहता है पैरा प्रोडक्ट रहता है। इस तरह से हमारा ईथर है। ईथर की उपयोगिता भी मैंने बता दी। सॉल्वेंट के रूप में होता है, विलायक के रूप में तेल वसा इनको घोलने में काम आ जाता है। प्रशीतक के रूप में हम इसका उपयोग कर सकते हैं। इसे क्लोरोफॉर्म के साथ मिलाकर निश्चेतक के रूप में प्रयोग करते हैं। वोल्टेज अभिक्रिया में प्रयोग होता है और ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक बनाने में प्रयोग होता है। इस तरह से हमारा ये ईथर एक महत्वपूर्ण यौगिक है। थैंक यू।